Okay, good afternoon, students. This is Dr. Shubkhair here. How are you doing, everybody of you, each and every one of you? Okay, what is supposed to be the strength of your class, by the way? I can see only 43 students here. Isn't it that you should be a full 50 students here? Okay, so you have a total of 45 students right now, not 50. So 5 seats are still vacant. That's what you are telling me? Okay, anyway, let it be like that. Okay, let's proceed our discussion on mechanics of pulmonary ventilation. So, pulmonary ventilation का मतलब ये है कि जो सांस हम अंदर लेते हैं और जो फिर हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसमें उसकी मैकेनिक्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि कितना वॉल्यूम हम क्वाइट रेस्पिरेशन में अंदर लेके जाते हैं, कितना वॉल्यूम हम डीप रेस्पिरेशन में अंदर लेके जा सकते हैं, कितना वॉल्यूम हम फोर्सफुली जब हम क्वाइट क्वाइट एक्सपिरेशन करते हैं तो कितना वॉल्यूम बाहर आता है, जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो कितना वॉल्यूम बाहर आता है, ठीक है। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि लंग की जो है उसकी कंप्लायंस क्या है। हमने वैस्कुलर कंप्लायंस तो पढ़ी सर्कुलेशन में, तो लंग की भी एक कंप्लायंस है कि लंग जो है वो कितनी एयर को फॉर अ सर्टेन प्रेशर चेंज कितनी एक्स्ट्रा एयर को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। ये भी एक हमारे टॉपिक हैं। तो ये कुछ ये चीज़ें हम आज ना इनको कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि आई एम सपोज टू फिनिश दिस चैप्टर इन 2 लेक्चर्स, टुडेज एंड टुमारोज, ठीक है। तो इसमें मुझे ये ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट विद कि वेंटिलेशन है क्या। मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, होती कैसे है ये यूजुअली। इसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, चेंज होता है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और लंग का वॉल्यूम, ठीक है, ये चेंज होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब वो क्या फोर्सेज हैं जो इनको चेंज करती हैं, वो क्या फोर्सेज हैं जो इसको रेजिस्ट करती हैं, ये भी आगे हम देखेंगे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, general principle, as a general rule, during inspiration thoracic cavity would expand and intrapleural pressure becomes more negative. अब ये intrapleural pressure क्या है, आप खैर पहले तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसको रिवाइज करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको इतना याद कर लें कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड करती है, ठीक है, इट इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का जो अपना वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है, थोरेसिक कैविटी शॉर्टन हो जाती है और एल्वेलर प्रेशर जो है वो या इंट्रापुलर प्रेशर या एल्वेलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इंट्रापुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। इट बिकम्स लेस, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। इस पे भी हम इन तीनों प्रेशर्स पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर पे, प्लूरल प्रेशर पे, और जो ये हमारा है इंट्रापुलर प्रेशर पे और एल्वेलर प्रेशर पे और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर पे, इन तीनों पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी जो प्योर जो स्ट्रक्चर है हमारी थोरेसिक केज का और उसको कौन से मसल्स उसको हैंडल कर रहे हैं, जरा लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो ये आपकी बुक की डायग्राम है प्रोबेबली गार्टन की। दिस इज एक्सपिरेशन, ठीक है, ये फेज एक्सपिरेशन की है, ये इंस्पिरेशन की है। बेहतर है कि हम पहले इंस्पिरेशन को स्टडी करें, तो जो चीज़ें इंस्पिरेशन में हो रही हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट एक्सपिरेशन में हो जाएंगी, तो समझना आसान हो जाएगा। और क्योंकि ये लेबल्ड भी इंस्पिरेशन बेहतर है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग विद के
इसमें एलिवेटेड रिब केज है, ठीक है, इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमीटर है, यानी कि इसमें एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज्ड एपी डायमीटर, यानी कि एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ता है, यानी कि फ्रॉम स्पाइन टू स्टर्नम, क्योंकि जब रिब केज अपलिफ्ट होगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका इंक्रीज्ड एपी डायमीटर होगा। इसके साथ फिर जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स एक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कौन से एक्ट करते हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स जो है वो रिलैक्स्ड रहते हैं, ठीक। सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अपवर्ड, ठीक है, एंड साइडवेज, ये साइडवेज भी लेके जाते हैं थोरेसिक कैविटी को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ता है और लैटरल डायमीटर भी बढ़ता है, ठीक है, और वर्टिकल डायमीटर भी बढ़ता है, यानी कि ये तीनों डायमीटर्स जो हैं इसके वो बढ़ रहे हैं, ठीक। एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी, वर्टिकल डायमीटर भी और लैटरल डायमीटर, ठीक है, ये तीनों डायमीटर्स इसके बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इट विल अकोमोडेट मोर एयर, प्रेशर विल गो डाउन, ठीक है, इट विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अकोमोडेटिंग मोर एयर because it will give the lungs to space to expand. जब ये हमारी thoracic cavity expand करेगी तो lungs को भी ज्यादा जगह मिल जाएगी expansion के लिए, ठीक है, तभी उनमें एयर जाएगी ना, ठीक है, तो एयर का अंदर जाना इजी हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक चीजें। अच्छा, अभी इसको छोड़ दो, ये हम इस पे बात जाएंगे, पहले हम मसल्स स्टडी कर लेते हैं। मसल्स ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन, जब हम क्वाइट इंस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम एक रेस्ट पे बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज नहीं है, हम भाग दौड़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो मसल्स ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन कौन कौन से हैं? डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। डायफ्राम जो है इसकी नर्व सप्लाई है वो C3 C4 C5 है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसका डिसेंट होता है बाय 1.5 सेंटीमीटर इन क्वाइट ब्रीदिंग एंड 7 to 10 सेंटीमीटर इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि जब हम क्वाइट इंस्पिरेशन करते हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम तो इट डिसेंड्स बाय 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे चला जाता है, यानी कि अगेन जो हमारे थोरेसिक कैविटी है उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, ठीक है, उसके एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, उसके सॉरी वर्टिकल डायमीटर को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो रोल है क्वाइट इंस्पिरेशन में वो 60 to 75% है, यानी कि 60 to 75% ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। एक तो ये बात होगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं इन पे 25 to 40% ऑफ द रिमेनिंग इंस्पिरेशन एक्टिविटी जो है वो इस पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हैं इनकी दो तरह की मूवमेंट है, ठीक है, इनकी दो तरह की मूवमेंट है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनके एक्शन से क्या होता है कि ये एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ाते हैं और ट्रांसवर्स डायमीटर या लैटरल डायमीटर भी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब उसके लिए दो मैकेनिज्म्स हैं। एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको कहा जाता है पंप हैंडल मूवमेंट। इसमें दो टाइप्स की मूवमेंट इसमें होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में, ठीक है। पंप हैंडल मूवमेंट में क्या होता है? स्टर्नम मूव्स फॉरवर्ड्स, रिब्स मूविंग अप एंड अवे फ्रॉम द स्पाइन, सो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो है इट इंक्रीजेस। नाउ बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या होता है कि रिब्स मूविंग आउटवर्ड, ठीक है, उसमें रिब्स क्या थी? अपवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है, और स्टर्नम जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा था। इसमें जो है वो रिब्स दे आर मूविंग आउटवर्ड। अब आउटवर्ड मूव करने का मतलब ये है कि ट्रांसवर्स डायमीटर जो है या जो लैटरल डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इनकी डायग्राम है इन दोनों मूवमेंट्स की, ये वाली, ये जो है वो पंप हैंडल है, ठीक है, और ये बकेट हैंडल, ठीक। इसमें देखो, इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है और इसमें जो है वो
एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की मूवमेंट्स हैं जो कि कंट्रोल कर रही हैं, and these are being performed by external intercostals and these are being performed during inspiration, ठीक है। तो जो ये बकेट हैंडल मूवमेंट है, ये जो सॉरी ये जो पंप हैंडल मूवमेंट है, ये एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी को डील कर रही है और उसको कंट्रोल कर रही है, उसको एनहांस करती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और ये जो बकेट हैंडल मूवमेंट है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर या लैटरल डायमीटर जिसको हम कह सकते हैं, ये उसको इंक्रीज करती है और उसको कंट्रोल करती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी, अच्छा जी, अब ये तो हो गया, हमने कहा कि जी क्वाइट इंस्पिरेशन में कौन से मसल मूव कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं, ये कब काम करेंगे, ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है, या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अगर बंदा कोई एस्थमेटिक है, ठीक है, तो उसमें फिर ये इन प्ले आ जाते हैं, इनका रोल आता है, फिर इनका रोल आता है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर एंड स्केलेनाई, ये चार मसल्स हैं जो कि किसमें, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, एक्सरसाइज में या एस्थमा में इनटू प्ले आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सब चीजों में बेसिकली हमें फोर्सफुली इंस्पायर करना पड़ता है, एक्सरसाइज में भी और एस्थमा में, या अगर हम वॉलंटरली भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें तो ऑफ कोर्स तब भी हमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन करनी ही पड़ेगी ना। तो तब ये मसल्स जो हैं वो इन प्ले आ जाते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर एंड स्केलेनाई, ठीक है। तो ये अब हमने ये भी देख लिया कि क्वाइट इंस्पिरेशन के मसल्स कौन से हैं और फोर्सफुल इंस्पिरेशन के मसल्स कौन से। अब हम आ जाते हैं एक्सपिरेशन पे, ठीक है। ये जो है ना कॉन्सेप्ट के जी जो इंस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं, क्वाइट और फोर्सफुल, एंड एक्सपिरेटरी मसल्स कौन से हैं, अगेन क्वाइट एंड फोर्सफुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन जब आते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और बड़ा फ्रीक्वेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन में क्वाइट, पहले हम क्वाइट एक्सपिरेशन के देख लेते हैं। क्वाइट एक्सपिरेशन जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है, जो क्वाइट इंस्पिरेशन था वो एक एक्टिव प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन ये जो क्वाइट एक्सपिरेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें सिर्फ क्या होता है कि इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, ये जो डायग्राम, ठीक है, कि इसमें देखो ना क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो रिब केज है वो अपवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड उसकी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या हो रहा है, इसकी मूवमेंट क्या हो रही है, डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड, इसकी इनके डाउनवर्ड और इनवर्ड एंड, और इसकी जो है वो मूवमेंट हो रही है, यानी कि ये थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को कम कर देगा, ठीक है। कम करेगा तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो एल्वियोलाई से एयर निकल के बाहर थ्रू नोज हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो है वो हमारा थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, ठीक। तो वो इस तरह से होता है। अच्छा जी, अब हम आगे मसल एक्सपिरेशन पे दोबारा। अ पैसिव प्रोसेस, इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स। इंस्पिरेटरी मसल्स हमने कहा था कि जो डायफ्राम है वो 60 to 65% जो है वो उसमें उसका रोल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी जैसे मैंने बताया कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाता है, प्लूरल प्रेशर जो है वो लेस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। प्लूरल प्रेशर जो है वो it becomes less negative। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो इन प्ले आ जाते हैं। क्वाइट एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल्स कोई खास अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे, उसमें मेन चीज क्या है कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स कर रहा है और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स जो है वो भी रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन पे आते हैं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। डायफ्राम ऑफ कोर्स वो इसमें भी रिलैक्स करेगा, ठीक है, इनटू थोरेसिक कैविटी पुशिंग लंग्स अपवर्ड। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हुआ था, डायफ्राम नीचे गया था, उसका डिसेंट हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये अपवर्ड मूव करेगा ताकि एयर लंग्स पे प्रेशर डाला जाए और एयर को वहां से बाहर निकाला जाए। ठीक है। सो मसल जो है वो एलिवेट करते हैं रिब केज को, ठीक है, मसल जो एलिवेट कर रहे हैं रिब केज को ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वो जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, वो काम नहीं कर रहे। ठीक है। एंड दोज डिप्रेसिंग इट हेल्प इन एक्सपिरेशन। ठीक है। जो उसको डिप्रेस करते हैं यानी कि इंटरनल इंटरकॉस्टल्स, वो एक्सपिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब ये 3 प्रेशर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम इनको। ठीक है। ये एक चार्ट है जिसमें उसने एक्स एक्सिस पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दिखाई है। ठीक है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस पे उसने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दिखाई है, ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन, ये एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे उसने प्रेशर दिखाया है और वॉल्यूम दिखाया है। वॉल्यूम, प्रेशर दिखाया है इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर में, वॉल्यूम दिखाया है उसने इन लीटर्स। ठीक है। वॉल्यूम चेंज उसने दिखाई है लीटर्स में। ठीक। अब देखें इसको, हमने यहाँ इस पे 3 ग्राफ्स हैं, 3 कर्व्स हैं। ठीक है। एक ये कर्व है जिसको कि उसने प्लूरल प्रेशर बताया है, एक ये कर्व है, क्या हुआ, ठीक है, मोर डूम लाइक, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल वो मोर डूम लाइक बन जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है। अच्छा, तो ये डायफ्राम की बात हो रही थी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये प्लूरल प्रेशर जो है इसको भी हम स्टडी करेंगे, जो एल्वेलर प्रेशर है इसको भी करेंगे, इनके दरमियान इन दोनों का डिफरेंस जो है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इसको भी करेंगे और लंग वॉल्यूम को भी करेंगे। इन सब चीजों को हमने साथ लेके चलना। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंस्पिरेशन इन प्रेशर्स पे क्या इफेक्ट आता है और लंग वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है। तो अभी हम बात करेंगे यहां से यहां तक की, ड्यूरिंग दैट इज द फेज ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्लूरल प्रेशर जो है वो 5 से कम होके ऑलमोस्ट साढ़े, यानी कि माइनस, ऑलरेडी माइनस में है, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम होके ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे चला जाता है। ठीक है। ये कौन सा है, प्लूरल प्रेशर। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा एल्वेलर प्रेशर है वो +1 से कम होके -1 पे आ जाता है, +1 से ऑलमोस्ट कम होके -1 पे आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एल्वेलर प्रेशर भी कम हुआ, यानी कि वो प्रेशर विच इज विद इन द एल्वेलाई। ठीक है। प्लूरल प्रेशर वो है जो कि एल्वेल, जो कि प्लूरल कैविटी में है। प्लूरल प्रेशर कहाँ है, प्लूरल कैविटी में। और प्लूरल कैविटी काहे से बनती है, कैन समबडी टेल मी दैट, कि जो प्लूरल कैविटी है वो कैसे बनती है, या प्लूरल स्पेस कह लें वो कैसे बनती है। एल्वेलाई को तो हमें पता है ना कि जी एल्वेलाई में एक प्रेशर होता है, वो तो एल्वेलर प्रेशर हो गया। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डिफरेंट होता है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डिफरेंट होता है। ये प्लूरल प्रेशर जो है ये कहां से आता है, और ये प्लूरल कैविटी क्या चीज है, प्लूरल कैविटी क्या चीज, कोई बच्चा बता सकता है। प्लूरल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। और अराउंड लंग्स, बिल्कुल ठीक है। एक तो हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये 2 मेम्ब्रेन हैं जिसके दरमियान में कैविटी बनती है, हाँ, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसका एक पोर्शन जो है वो लंग से आता है और एक पोर्शन इसका जो है वो आई एम सॉरी बेटा, आई एम हैविंग ए लिटिल बिट ऑफ कफ, तो सॉरी। और इसका एक पोर्शन जो है वो कहां से आता है, वो जो चेस्ट कैविटी का जो प्लूरा है वहां से आता है। ठीक है। सो इट्स अ डबल प्लूरा जिसके दरमियान में ये कैविटी है। एक कहां से आ रहा है, प्लूरा लंग से आ रहा है और एक चेस्ट कैविटी के प्लूरा से आ रहा है। तो क्योंकि ये अराउंड द लंग्स होता है इसलिए ये प्रेशर जो है वो लंग पे एक्सर्ट करता है। ठीक।
अच्छा जी, अब हम देखते ये हैं कि एल्वियुलर प्रेशर जो है वो -1 से कितना हो गया, सॉरी +1 से ऑलमोस्ट -1 हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। और जो प्लूरल प्रेशर था वो -5 से -7.5 पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल प्रेशर जो है वो एल्वियुलर प्रेशर की निस्बत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब भी ये होगा कि प्लूरल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लंग्स के अराउंड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। लंग्स के अराउंड प्रेशर कम क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ साथ हमें पता है कि थोरेसिक कैविटी जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो लंग्स के अराउंड जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लंग्स के अराउंड जब प्रेशर कम हो जाएगा तो लंग्स विल बी वुड बी एट ईज टू एक्सपैंड, उनके लिए एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इस प्रेशर चेंजेस की वजह से 0.5 लीटर्स ऑफ एयर जो है वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग्स के अंदर चली जाती, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंस्पिरेशन का फेज। अब हम आते हैं एक्सपिरेशन की फेज। एक्सपिरेशन की फेज में क्या हो रहा है, प्लूरल प्रेशर जो है वो वापस 7.5 से वापस -7.5 से वापस -5 पे चला गया, ठीक है। यानी कि अब लंग्स के अराउंड जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, ठीक है। और एल्वियुलर प्रेशर जो है वो अगेन जो था ऑलमोस्ट +1 था, वहां से वो +2 पे चला गया, ठीक है, वो अराउंड +2 के चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एल्वियुलर प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन प्लूरल प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो गया है। देखो ये एरो बढ़ा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एल्वियुलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जब भी बढ़ेगा, ठीक है, तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जब भी कम होगा तो लंग्स जो है वो प्रेस होंगे और उनमें से एयर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या हुआ, प्लूरल प्रेशर जो है वो वापस जो है वो लेस नेगेटिविटी की तरफ चला गया, एल्वियुलर प्रेशर जो है वो वापस जो है वो पॉजिटिविटी में चला गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी जो है हमारी उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। थोरेसिक कैविटी में प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट होगा लंग्स पे, वो लंग्स पे एक्सर्ट होगा तो लंग्स के एल्वियोलाई जो हैं वो एयर को बाहर को रश करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई जो है वो हम एक्सपायर करते हैं, इसी वजह से हम एक्सपिरेशन का प्रोसेस हमारे लंग्स में चलता है। तो ये थे 3 प्रेशर्स और उनका रोल और उनका रिलेशन वॉल्यूम के साथ। तो अब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन देखो क्या हुआ, वो जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम आया था 0.5 लीटर्स का, ठीक है, वो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन निकल गया लंग्स, ठीक है। तो ये इन 3 प्रेशर्स का रोल है या उसका इफेक्ट है ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। ये अब आगे सारी डिटेल वही लिखी है जो मैंने आपको भी सारी उस डायग्राम से एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। इसलिए इसको हम पढ़ने की अब दोबारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एल्वियोलर प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई होता है, ठीक है। तो ये goes down to -1 centimeter of water and allows the entrance of 0.5 liters of air। ये सारी बातें हम अब कर चुके हैं। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर एंड प्लूरल प्रेशर, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आ गया, ये भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये चैप्टर असल में सारे का सारा है ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ना भी बड़े ध्यान से। अब आगे लंग कंप्लायंस, ठीक है। लंग कंप्लायंस का अगर हम उसको लेमैन्स लैंग्वेज में अगर हम उसको देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जी लंग जो है वो एक यूनिट प्रेशर चेंज के लिए कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को अकोमोडेट करता है, ये कंप्लायंस, ठीक है, लंग कंप्लायंस। एक नाउ एक्सपेंशन ऑफ लंग फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज कॉल्ड द लंग कंप्लायंस। यानी कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में जितनी चेंज आएगी, ठीक है,
वो कितनी ज्यादा एयर को लंग में अकोमोडेट होने देगा, ठीक है। दिस इज कंप्लायंस, ठीक है। टोटल कंप्लायंस ऑफ बोथ लंग्स together in the normal adult human averages about 200 milliliters of air for each centimeter of water change in transpulmonary pressure। यानी कि हम अगर दोनों लंग्स को कंसिडर करें और दोनों लंग्स को हम ऐसे कंसिडर करें कि उनके ऊपर थोरेसिक कैविटी का इफेक्ट नहीं है, थोरेसिक केज का इफेक्ट नहीं है, चेस्ट वॉल का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बात जरा थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुन लेना कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 200 मिलीलीटर ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, तो ये बात हम तब कर रहे हैं जबकि उसके ऊपर चेस्ट वॉल का इफेक्ट नहीं है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि ड्यूरिंग कि चेस्ट वॉल को ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है वो अपलिफ्ट मिलती है और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन चेस्ट वॉल जो है वो लंग्स के ऊपर गिरती है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कुछ फोर्सेस हैं जो कि लंग की कंप्लायंस को कम कर सकती हैं, अगर हम उसको कंसिडर करें कि जी लंग्स जब एक्सपैंड करते हैं तो उन्होंने साथ चेस्ट कैविटी को भी उठाना है और चेस्ट वॉल को भी उठाना है, ठीक है, जो थोरेसिक ऊपर केज है उसको भी उठाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लंग कंप्लायंस फिर कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो हम 200 मिलीलीटर ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं इन आइसोलेटेड लंग्स जिसमें कि ऊपर चेस्ट का प्रेशर, चेस्ट वॉल का प्रेशर नहीं है, ठीक है। So if transpulmonary pressure increases 1 centimeter of water, the lung volume after 10 to 20 seconds will expand 200 milliliters, ठीक है। ये 10 to 20 seconds जो है ना, ये बेसिकली उसने दिए हैं कि चीजें आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रेट कर लें, उनका इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए, ठीक है, तो तब ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप इसको बहुत ज्यादा इस पे सोचना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस आप ये याद रखें कि फॉर ईच ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो लंग्स में एक्सपेंशन है वो 200 मिलीलीटर्स की होती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंप्लायंस ऑफ द लंग्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये कंप्लायंस जो है ये डिपेंड किन चीजों पे करती है, क्या चीजें हैं जो इसको कम करने की कोशिश कर रही हैं, क्या चीजें हैं जो इसको बढ़ाने में हमें हेल्प करती हैं। सो इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स, इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स जो है ना, ये दो तरह की हैं। एक तो वो इलास्टिक फोर्सेस हैं जो अपने लंग के टिश्यू की वजह से, कि लंग का टिश्यू जो है ना उसमें दो तरह के बेसिक फाइबर्स है, ठीक है। एक जो है वो इलास्टिन फाइबर्स हैं और एक जो है वो कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और ये लंग पैरेन्काइमा में इंटरवोवन होते हैं। तो इनकी वजह से जो इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग टिश्यू हैं वो इनकी वजह से बनती, ठीक है, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स की वजह से, ठीक है। तो ये तो हो गई इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू। अब एक और इलास्टिक फोर्सेस हैं जिनको हम कहते हैं दोज आर कॉज्ड बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड दैट लाइंस द इनसाइड वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई एंड अदर लंग एयर स्पेसेस, ठीक है। तो जो 1/3 इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग्स का शेयर है वो आता है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग टिश्यू से, यानी कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स से, और जो 2/3 है वो आता है सरफेस टेंशन से, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा बारी बारी देख लेते हैं कि ये जो खास तौर से सरफेस टेंशन को हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे। क्या हम कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से जो इलास्टिक फोर्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है, वो 2/3 ऑफ टोटल इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग्स बनाती, ठीक है। और जो इलास्टिक फोर्सेस जनरेट हो रही हैं इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स की वजह से वो 1/3 ऑफ टोटल लंग इलास्टिक फोर्सेस को वो रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इलास्टिक फोर्सेस और लंग टिश्यू आर डिटरमिन्ड मेनली बाय इलास्टिन फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स, जैसे अभी हमने बात की, एंड दे आर इंटरवोवन अमंग द लंग पैरेन्काइमा, ठीक है। नाउ ये जो टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस है, या अगर आप इवन सरफेस टेंशन वाली इलास्टिक फोर्सेस भी ले लें, तो इन दोनों का एम क्या है, ये करती क्या है,
ये दे हैव द टेंडेंसी कि ये लंग्स को कोलैप्स करवाती, ये लंग्स को बजाय कि उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करें, ये लंग्स को कोलैप्स करवाती। ठीक है। नाउ द टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस टेंडिंग टू कॉज कोलैप्स ऑफ द एयर फिल्ड लंग रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लंग इलास्टिसिटी। ये जो मैंने आपको बात बताई है, ठीक है, कि जो टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस हैं वो 1/3 ऑफ द टोटल 1/3 ऑफ द टोटल लंग इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जो फ्लूइड एयर सरफेस टेंशन है, ठीक है, जो फ्लूइड एयर सरफेस टेंशन है, वो जो फोर्सेस जनरेट होती हैं जिसकी वजह से जो इलास्टिक फोर्सेस होती हैं इन द एल्वेलाई, दे रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ अबाउट जो 2/3 ऑफ द टोटल लंग इलास्टिसिटी। जो लंग इलास्टिसिटी है, जो लंग की जो कोलैप्सिंग एबिलिटी है, उसका 2/3 जो है वो इस सरफेस टेंशन की वजह से आता है। ठीक है। अब हमें देखना यह है कि ये पहले तो हम समझें कि सरफेस टेंशन होती क्या है, क्या होती है भी सरफेस टेंशन, कोई बच्चा बता सकता है कि ये सरफेस टेंशन होती क्या है और ये क्यों जनरेट होती है? एनीबडी? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। सरफेस टेंशन जो है ये एक फिनोमिनन है, एक फिजिक्स का फिनोमिनन है। ठीक है, कि जब भी किसी जैसे वाटर सरफेस ही ले लें आप, तो वाटर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव ग्रेट अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। ठीक है, इसलिए वो जो है वो जो वाटर की जो सरफेस होती है उसको वो रखते हैं कॉइल्ड सा। ठीक है, उसको वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, यानी कि वो स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट करते हैं और वो रिकॉइल को फेवर करते हैं। यानी कि इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है ना, और ये कहाँ होता है सबसे ज्यादा, सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा तब वहां होती है जहां पे कि फ्लूइड एयर इंटरफेस बनता है, जहां पे फ्लूइड एयर इंटरफेस बनता है, जहां पे यानी कि फ्लूइड और एयर का आपस में टाकरा होता है, उस जगह पे सरफेस टेंशन जो है वो मैक्सिमम होती है। तो अगर हम एक बर्तन में अगर पानी रख दें तो जाहिर है जो उसकी सरफेस है वाटर की, वहां पे सबसे ज्यादा टाकरा होगा फ्लूइड का और एयर एयर का आपस में, इसीलिए वहां पे सरफेस टेंशन जो है वो मैक्सिमम होती है। और वहां पे जो अट्रैक्शन फॉर द नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि दे हैव द टेंडेंसी टू रिकॉइल। अच्छा, अब ये टेंडेंसी टू रिकॉइल का मतलब, मैं इसकी एक एग्जांपल अब आपको बताने लगा था पहले भी अब भी, कि बारिश में आपने देखा है, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ये ये जैसे ही ये मतलब निकलते हैं बादलों से और एयर के साथ इनका आता है, ये इन कांटेक्ट आते हैं, ठीक है, तो ये फौरन राउंड शेप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड एयर इंटरफेस बना, क्योंकि जो फ्लूइड एयर इंटरफेस बना वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने जो फ्लूइड की सरफेस थी उसको राउंड कर दिया और उसे ड्रॉप की शक्ल में बना दिया, तो रेन ड्रॉप बन जाता। ठीक है, तो इसी तरह जो वाटर लाइनिंग इंटीरियर ऑफ द एल्वेलाई है वो भी यही करता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है, टू एक्सपेल द एयर आउट सो टेंड टू कोलैप्स। ठीक है, तो जो वाटर लाइनिंग है इंटीरियर एल्वेलाई की, वो भी ऐसे ही बिहेव करती है। क्यों? ताकि एयर से, ताकि लंग से एयर को एक्सपेल किया जा सके और लंग्स में टेंडेंसी टू कोलैप्स आ जाए। ठीक है, तो ये हैं सरफेस टेंशन इलास्टिक फोर्सेस। ये उसने एक दिया डायग्राम, बड़ी अच्छी, ये आपकी बुक की नहीं है, ये कहीं नेट की डायग्राम है प्रोबेबली, बट इट्स अ गुड वन, समझने के लिए बहुत अच्छी है कि सरफेस टेंशन करती क्या है। ठीक है, तो ये एक एल्वियोलस है। ठीक है, ये पूरा जो है एक एल्वियोलस है। अब इस एल्वियोलस में देखें कि जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है,
उनकी आपस में उनकी अट्रैक्शन है। अब वो अट्रैक्शन आपस में तो है, उसके साथ साथ वो इतना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि दे आर एक्सर्टिंग एन इनवर्ड फोर्स एज वेल। ठीक है, एक इनवर्ड फोर्स भी लगा रहे हैं। तो ये इनवर्ड फोर्स जो है, दिस इज बेसिकली द सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की वजह से आ रही। ठीक है, तो आपका जो एल्वियोलस है वो जब उसने एयर को एक्सपेल करना होता है तो ये जो इनवर्ड फोर्सेस है ये बढ़ जाती हैं, एल्वियोलस थोड़ा सा कोलैप्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कोलैप्स करता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो इससे रश करती। ठीक है, तो अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ इसमें एक समझने वाली बात है इस डायग्राम में। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को भी अब हम समझ लेते हैं। अगर आप, इसमें दो पार्ट्स हैं इस डायग्राम के। एक तो ये डायग्राम, ठीक है, कि उसने प्रेशर दिया हुआ है माइनस में, सॉरी उसने प्रेशर दिया हुआ है इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और लंग वॉल्यूम चेंज दी हुई है ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है, इन लीटर्स। ठीक, अब यहाँ वो दिखा ये रहा है कि ये जो कर्व है, ये रेड कर्व जो है, दिस इज द इंस्पिरेटरी कर्व। यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये दिस इज द इंस्पिरेटरी कर्व। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो है, फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर, ये एक्सपिरेटरी कर्व। ठीक है, इसको हमने पढ़ना ही ऐसे है, इंस्पिरेशन इधर, ये इंस्पिरेशन, और यहां पे एक्सपिरेशन। ठीक है, अच्छा, अब वो बताना क्या चाह रहा है? वो बताना ये चाह रहा है कि अगर नॉर्मल सारा कुछ हो, नॉर्मल सरफेस टेंशन हो, सब कुछ हो नॉर्मल, तो क्या होगा? 0.5 लीटर्स ऑफ एयर लंग में जाने के लिए हमें प्रेशर चेंज देखें कितनी चाहिए, ऑलमोस्ट 2.5 या 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की। ठीक है, 0.5, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक 0.5 लीटर्स ऑफ चेंज है, जो कि इस प्रेशर की चेंज में आई है, यानी कि -4 से लेके -6 तक जब प्रेशर चेंज आई है, नेगेटिव में आई है, तो कितना वॉल्यूम अंदर चला गया है? 0.5 लीटर्स वॉल्यूम अंदर चला गया। ठीक है, ये तो उसने एक हमें कॉन्सेप्ट दिया बेसिक सा, ये हम पहले भी कर चुके। ये थोड़ा जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने भी ये कहा था कि जहां पे सिर्फ सेलाइन होगा, यहाँ सिर्फ फ्लूइड होगा, ठीक है, तो वहां पे कभी भी सरफेस टेंशन डेवलप नहीं होगी, अनलेस कि वो उसका एयर के साथ वो इन कांटेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये जो से यहाँ उसने अब दो लंग्स हमें दिखाए हैं, ये बेसिकली दो लंग्स हैं। ठीक है, ये सेलाइन फील्ड है और ये एयर फील्ड है, और ये दोनों लंग्स उसने हमें आइसोलेटेड दिखाए हैं। ठीक है, ये अलग अलग लंग्स हैं। ठीक है, एक में सेलाइन भरा हुआ है इसने, और एक में उसने एयर 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 भरी हुई। अच्छा, अब वो बताना ये चाह रहा है कि जहां उसने उसको सेलाइन से भर दिया, ठीक है, तो वहां पे फ्लूइड जो है वो एयर के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ सका, क्योंकि जिस जगह में एयर जाना था वहां उसने सेलाइन फिल कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलाइन फिल्ड हमारा लंग है, इसमें द सेम अमाउंट ऑफ एयर, to inspire same amount of air we will require much more, a very small pressure change। इसके लिए हमें बहुत स्मॉल प्रेशर चेंज चाहिए होगी, क्योंकि इसमें फ्लूइड एयर इंटरफेस बनने की वजह से जो है वो सरफेस टेंशन बढ़ी नहीं। समझ गए मेरी बात? इसमें फ्लूइड एयर इंटरफेस बनने की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ी नहीं, इसलिए इसमें जो
टू ब्रिंग अबाउट अ वॉल्यूम चेंज ऑफ 0.5 लीटर्स, जो कि इसमें भी है। देखो 0.5 लीटर्स की वॉल्यूम चेंज इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कि कम से कम प्रेशर चेंज आई है फॉर दैट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम टू बी इंस्पायर्ड। ठीक है, प्रेशर चेंज मिनिमम आई। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें जो एयर फील्ड है, एयर फील्ड है तो इसका मतलब है कि जो एल्वेलाई में फ्लूइड था, जो एल्वेलाई में जो एक बेसिक अमाउंट ऑफ फ्लूइड होती है, इसने उसके साथ जो है वो बना ली। ठीक है, इधर इसके साथ एयर जो है वो एयर फ्लूइड इंटरफेस बना और सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब जब सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब है लंग की कोलैप्सिंग एबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अब लंग की कैपेसिटिंग एबिलिटी जो उसकी है कोलैप्सिंग एबिलिटी, उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए हो, तो ज्यादा प्रेशर चेंज चाहिए हो। तो वही हुआ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हार्डली आधे से पौने की चेंज है सारी। है देखो ऑलमोस्ट 1.75 से लेके तो तकरीबन शायद ही 2.5 तक गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.4 पे सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे ये खत्म होगी। ठीक है, लेकिन इसका फायदा में क्या हुआ कि ये जो हमने ग्राफ पढ़ा है, इसका फायदा में ये हुआ कि जो तो है ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे के सेलाइन फील्ड लंग्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि वहां पे एयर इंटरफेस लंग्स के साथ नहीं बन रही, उसके साथ अगर वो नहीं बन रही, ठीक है, अगर वो एयर इंटरफेस नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि जो सरफेस टेंशन है बहुत कम होगी। सरफेस टेंशन कम होगी तो दवाई तो जो है वो जो है उसका हमें कम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एयर फील्ड था, यहाँ पे सरफेस टेंशन बढ़ गई ड्यू टू द एयर फ्लूइड इंटरचेंज की जो बना उसका सरफेस टेंशन, जो उसका बना इंटरफेस बना, उसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ गई। तो उसको ऐसी सूरत में सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लंग्स में ले जाने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर चेंज रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ देखो ये ऑलमोस्ट 5 से 8 पे चली गई। ठीक है, यहाँ पे हार्डली 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की चेंज हमें रिक्वायर्ड हुई और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर वाटर की चेंज जो हमें रिक्वायर्ड हो गई। तो ये यही इसका सारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, अब ये जो एल्वेलर सरफेस टेंशन है इसके बारे में कुछ और बातें हैं। एक कंपाउंड है जो लंग्स रिलीज करते हैं, ठीक है, एल्वेलाई रिलीज करते हैं, टाइप 2 एल्वेलर सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं मेनली। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सरफेस टेंशन को नेचुरली रिड्यूस करता है। ठीक है, और एल्वेलाई के पूरे कोलैप्स को ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बचा लेता है। ठीक है, ये सिक्रीट कहां से होता है? सरफेक्टेंट इसका नाम। ये सिक्रीट कहां से होता है? ये सिक्रीट होता है जी टाइप 2 एल्वेलर सेल्स। ठीक है, कहीं और से नहीं, उसने अपने सेल्स, अपना नाम उसने जो जिसने भी इसको बनाया, जिसने भी इसको डिस्कवर किया सरफेक्टेंट को, तो उसने ये बताया कि ये जो है इट इज सिक्रीटेड बाय द एल्वेलर टाइप 2 सेल्स एंड इट प्रिवेंट्स द फुल कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, ये उसको प्रिवेंट करता है। एंड इट इज कंपोजिंग ऑफ सरफेक्टेंट एपोप्रोटीन्स। इसके कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है सरफेक्टेंट, उसमें यानी कि उसमें एपोप्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, डाइपामेटाइल फास्फेटिडिल कोलिन एक चीज है वो होती है, एंड कैल्शियम आयंस होते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन को कम करने वाला चीज है दैट इज डाइपामेटाइल फास्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, ये जो है दिस इज द कंपोनेंट विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन मोस्ट। ये सरफेस टेंशन को सबसे ज्यादा कम करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो सरफेस टेंशन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट, यानी कि सरफेक्टेंट जितना ज्यादा होगा
सरफेक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही जो सरफेस टेंशन है वो कम होगी। सरफेक्टेंट जितना कम होगा सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर सरफेक्टेंट कम हो तो एल्वियोलर सरफेस टेंशन जो है वो 50 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चली जाती है। विद सरफेक्टेंट यही इसी एल्वियोलाई में जो सरफेस टेंशन है वो 5 to 30 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाती है। और अगर हम प्योर वाटर ले लें जिसमें कि सरफेक्टेंट बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है वो 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चली जाती है। यानी कि जहां पे फ्लूइड एयर इंटरफेस बन जाएगा वहां पे ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, वह 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चली जाती है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन का हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, लॉ ऑफ लैप्लेस भी कहते हैं इसको, आप लाप्लेस भी कह सकते हैं। ये वही जो हमने अभी आपको ये जो अभी हमने डायग्राम देखी ये इसी को ही ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही है। वो कह रहे हैं कि इन अ वाटर बबल सरफेस टेंशन डायरेक्टेड इनवर्ड टू द सेंटर। ये देखिए इसमें जितनी है ये एल्वियोलस, वाटर बबल नहीं है, लेकिन वाटर बबल में भी ऐसा ही इन्फेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये देखो हर जगह से हर पॉइंट से जो फोर्स है वो इनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, तो यही बेसिकली यहां पे हो रहा है। सो इन द वाटर बबल भी यही हो रहा है, सरफेस टेंशन डायरेक्टेड इनवर्ड टू द सेंटर। Pressure to reduce this force is expressed by law of Laplace. ठीक है, pressure to reduce this force is expressed by law of Laplace. Pressure required to keep an alveolus expanded against the inward force. हमने क्या कहा कि ये जितनी फोर्सेज हैं, इलास्टिक फोर्सेज हैं, ये सब लंग को रिकॉइल करवाती हैं। ठीक है, उसको कोलैप्स करवाना चाहती। ठीक है, तो pressure required to keep an alveolus expanded against the inward forces, वो क्या है? वो दो फैक्टर्स है। एक तो सरफेस टेंशन है और एक रेडियस ऑफ एल्वियोलस है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन तो हम देख चुके हैं कि जी जो सरफेस टेंशन है हमने कहा कि ये सरफेक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा सरफेक्टेंट उतनी कम सरफेस टेंशन, जितना कम सरफेक्टेंट उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स है सरफेस टेंशन एंड रेडियस ऑफ एल्वियोलस, ठीक है, इनके क्या इफेक्ट हैं। ठीक, इनके इफेक्ट ये हैं कि P, ये फार्मूला है P इज इक्वल टू 2TR। ठीक है, यानी कि प्रेशर रिक्वायर्ड जो होगा दैट इट वुड बी P। ठीक है, एंड टी क्या था हमारा? सरफेस टेंशन। और R ये क्या होगा? रेडियस ऑफ एल्वियोलस। ठीक है, तो अगर हम इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो जो फॉर्मूला बनता है प्रेशर का वो बनता है 2TR। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बनता है। अच्छा, फ्लूइड जो लाइन करता है एल्वियोलाई को, ठीक है, फ्लूइड लाइनिंग एल्वियोलाई, उसकी वजह से जो है वो सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। और ये जो सरफेस टेंशन है ये लंग के स्ट्रेच को रेजिस्ट करती है। मैंने आपको कहा था ना कि ये जो सरफेस टेंशन है ये लंग को कोलैप्स करना चाहती है। ठीक है, यानी कि नेचुरली लंग जो है वो कोलैप्स होना चाहते हैं हर वक्त। ये तो हमारे नेचर के दिए हुए बहुत अच्छे सिस्टम है जिन्होंने कि लंग की कोलैप्स को भी तक रोका हुआ। ठीक है, नहीं तो ये लंग को, ये जो सरफेस टेंशन है इसकी तो कोशिश होती है कि लंग्स को कोलैप्स कर दिया। ठीक है, सो द फ्लूइड लाइनिंग एल्वियोलाई, जो सरफेस टेंशन है वो क्रिएट होती है जब फ्लूइड लाइनिंग एल्वियोलाई की वजह से, एंड रेजिस्टेंस टू लंग टू स्ट्रेच, और ये लंग को स्ट्रेच होने से रोकती है। ठीक है, यानी कि उसकी कंप्लायंस को कम करती है। द ग्रेटर रेजिस्टेंस ग्रेटर वर्क डन। ठीक है,
रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी काम उतना ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द वर्क डन। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। अब लॉ ऑफ लैप्लेस ये कहता है कि स्मॉलर एल्वेलाई हैव मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लॉ ऑफ लैप्लेस है वो ये स्टेट कर रहा है कि स्मॉलर एल्वेलाई जो है उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, तो टू इक्वलाइज प्रेशर इन ऑल एल्वेलाई, ठीक है, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज इन स्मॉल एल्वेलाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम ने काम करना है, चाहे वो स्मॉल एल्वेलाई है चाहे बड़े एल्वेलाई, ठीक है, टू इक्वलाइज प्रेशर इन ऑल एल्वेलाई, तमाम एल्वेलाई में प्रेशर्स को इक्वलाइज करने के लिए सर्फेक्टेंट की हमें ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, टू इक्वलाइज प्रेशर इन ऑल एल्वेलाई, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन स्मॉलर एल्वेलाई। ठीक है, यानी कि हमें जो एल्वेलाई है, ठीक है, उनको बचाने के लिए ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट दी जाती है ताकि वो प्रेशर को, ताकि वो सरफेस टेंशन को बिल्डअप ना हो। ठीक है, जितना ज़्यादा सर्फेक्टेंट होगा उतना ज़्यादा वो सरफेस टेंशन को बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन इन्फेंट्स हो जाता है, और ये यूजुअली होता छोटे बच्चों में, ये बड़ा रेयर है बड़े बंदों में आने वाला। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इन इन्फेंट्स, ये एल्डरली में भी हो सकता है लेकिन इन्फेंट्स में ज्यादा कॉमन। ठीक है, अच्छा जी, सर्फेक्टेंट जो है, जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है, ये रिलीज होता है अराउंड 30th मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ, 28th मंथ टू बी मोर एग्जैक्ट। लेकिन चलो ठीक है, 28 से चाहे आप इसको 35 की रेंज में ले जाओ कि 28 वीक से लेके 35th वीक तक जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन गिव्स द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट। उसमें सर्फेक्टेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है फीटल सेल्स में, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये 28 वीक से पहले स्टार्ट नहीं होती। अच्छा जी, अब अगर सर्फेक्टेंट को हमने कहा कि जी सर्फेक्टेंट जो है वो 28 से 30 वीक, अगर एक 26 वीक के बच्चे को, 25 वीक के बच्चे को इंक्यूबेटर से निकाल दिया जाए, एक बच्चे को, या एक बच्चा प्री मेच्योरली डिलीवर हो जाए, यानी कि अभी वो 26, 27, 25 वीक्स का है और वो डिलीवर हो जाता है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? उसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी कि उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट नहीं है। सर्फेक्टेंट नहीं है तो वो उसका जो है ना कोलैप्स, वो बहुत बुरा होगा। ठीक है, अब वो कोलैप्स बहुत बुरा होगा, इसका मतलब ये है कि लंग्स एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे। लंग्स एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि लंग्स में एयर नहीं जाएगी। लंग्स में एयर नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कॉमन है, इज मोर कॉमन इन प्रीमेच्योर बेबीज, बेबीज ऑफ थायराइड डेफिशिएंसी एंड डायबिटिक एंड स्मोकर मदर। ये उनमें ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ जो है